इस क्लोज टेस्ट में आपने अगर 3 भी सॉल्व कर दिए ना तो ये मैं मान जाऊंगा कि आप 95 परसेंटाइल से ऊपर। जैसे ये वाली इमेज देखो, इसमें बिल्ली जो है ना इस बॉक्स के अंदर ही है। हु और हुम का यूज। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी स्टेनो 2022 का शिफ्ट 1। पहला क्लोज टेस्ट है हमारा, द ग्रामर कॉन्सेप्ट्स डैश सिस्टमैटिकली एंड एक्सप्लेन्ड विद एग्जाम्पल डैश बाई एक्सरसाइजेस। कहना ये चाह रहा है कि जो ग्रामर कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिस्टमैटिकली, अब क्या है ये नहीं पता, अभी डैश में अभी हम लोग देखना पड़ेगा, एंड एक्सप्लेन्ड, वो एक्सप्लेन किए गए हैं किसके साथ, विद एग्जाम्पल्स डैश बाई एक्सरसाइजेस। ठीक है, बाई एक्सरसाइजेस मतलब एक्सरसाइजेस भी होंगी वहां पर। अब पहले ये बताओ पहले में क्या आएगा। ग्रेड, ग्रेडेड, हैड ग्रेडेड, इज ग्रेडेड। ग्रेडेड का मतलब पता है क्या होता है, छोटी सी कोई चीज पहले टफ है, फिर थोड़ा सा और, फिर थोड़ा सा और, मतलब लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। पहले आसान क्वेश्चन आएंगे, फिर टफ क्वेश्चन आएंगे, फिर बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे, तो ये ग्रेडेड है। तो कह रहा है ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये सिस्टमैटिकली ग्रेड किए गए होंगे। इनका कहने का मतलब ये है, पहले छोटे से कॉन्सेप्ट, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर उससे बड़े। ठीक है, तो अब ये बताओ आएगा क्या। पहली बार एक चीज देखो, द ग्रामर कॉन्सेप्ट यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है। यहां पे कोई भी एक्शन होगा, कह रहा है वो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो ग्रामर कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिस्टमैटिकली लगाए जा रहे हैं, उनको सिस्टम वाइज लगाया जा रहा है। एक्शन किसके ऊपर आ रहा है, ग्रामर कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रहा है। तो ये जो यहां पे वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, पैसिव वर्ब की आनी चाहिए। तो अब देख लो, आर ग्रेड, आर ग्रेडेड, हैड ग्रेड, इज ग्रेडेड। अब इस पैराग्राफ को देखो, यहां पे हैव दिख रहा है, मतलब प्रेजेंट टेंस में बात चल रही है। ठीक है, और वैसे भी ग्रामर कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया जा रहा है तो प्रेजेंट टेंस यूज होगा और पैसिव यूज करना है। तो क्या आना चाहिए, देखो यहां पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, द ग्रामर कॉन्सेप्ट्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर आना चाहिए। आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। कहां पे है, आर ग्रेडेड। आर ग्रेड कुछ नहीं होता, अगर पैसिव वाइज है तो पैसिव वाइज वाला चाहिए, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो आर ग्रेड कुछ होगा नहीं। हैड ग्रेडेड हो नहीं सकता। इज ग्रेडेड यहां पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो इस कैसे लगा दोगे, तो आर लगाना पड़ेगा, तो आर वाला सबसे सही है। ठीक है, अब यहां पे क्या था, आर ग्रेडेड सिस्टमैटिकली एंड एक्सप्लेन्ड विद एग्जाम्पल्स डैश बाई एक्सरसाइजेस। ठीक है, अब देखो ये विद है, क्या है, प्रीपोजिशन है। एग्जाम्पल क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। फॉलोड बाई, प्रीसीडेड बाई, नेग्लेक्टेड बाई, पैरेलल्ड बाई। अब एक चीज समझो दिमाग में कि पहले किताब जब हम लोग कोई पढ़ते हैं या फिर कहीं भी ग्रामर पढ़ते हैं तो पहले हम लोग को एग्जाम्पल समझाए जाते हैं कि सीधे एक्सरसाइज दे दी जाती है। पहले एग्जाम्पल समझाए जाते हैं, फिर एक्सरसाइज दी जाती है। तो यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। फॉलोड, हाँ हो सकता है। प्रीसीडेड, क्या एग्जाम्पल से पहले ही एक्सरसाइज आ जाती है, नहीं। प्रीसीडेड मतलब क्या होता है, पहले आना, तो ये गलत हो गया। नेग्लेक्टेड कोई सेंस नहीं बना रहा, नेग्लेक्ट कर देना कोई मतलब नहीं है। पैरेलल्ड, पैरेलल मतलब साथ ही साथ में, तो ऐसा भी नहीं होता, पहले कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा फिर एक्सरसाइज कराई जाएगी, है ना। पहले कॉन्सेप्ट सीखोगे तभी तो एक्सरसाइज करोगे, तो इसलिए यहां पे पैरेलल भी खत्म हो गया। आएगा क्या, फॉलोड। अब कुछ लोग सोचेंगे यहां पे फॉलोड क्या कर रहा है, अभी तो आपने यहां पे आर ग्रेडेड भरवाया, ये तो प्रेजेंट टेंस में था, आपने यहां पे पास्ट लगा दिया। नहीं, ये जो फॉलोड है ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, या फिर कह दो पास्ट पार्टिसिपल है। फॉलोड बाई एक्सरसाइजेस, किसके लिए एडजेक्टिव फ्रेज आया है, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, नाउन है। अब ये एग्जाम्पल्स को बता रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, एग्जाम्पल्स फॉलोड बाई एक्सरसाइजेस, ऐसे एग्जाम्पल, उसके बाद क्या है कि एक्सरसाइजेस आएगा। समझ में आया, तो ये क्या है, पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है, इसलिए यहाँ पे फॉलोड लगा हुआ है। बात समझ में आई, पिछले क्लासेस में काफी डिटेल में बताया इस बारे में। द राइटिंग सेक्शन डैश अबंडेंट प्रैक्टिस इन फंक्शनल एंड इमेजिनेटिव राइटिंग विद नेसेसरी स्कैफोल्डिंग टू डैश लर्नर्स। ये बहुत आसान है, देखते हैं कौन करता है ये। देखो, द राइटिंग सेक्शन, जो राइटिंग सेक्शन था, अबंडेंट प्रैक्टिस। अब उस ऐप में जहां पर भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है वहां पे एक राइटिंग सेक्शन होगा जहां पर राइटिंग के बारे में बताया जाता होगा। अबंडेंट प्रैक्टिस, अब क्या देखो, प्रोवाइडेड, अच्छा प्रोवाइड से समझ में आ गया कि वो जो राइटिंग सेक्शन है वो अबंडेंट प्रैक्टिस प्रोवाइड करेगा, देगा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में चल रहा है सब कुछ कि प्रोवाइड से आएगा, इज प्रोवाइडिंग, विल बी प्रोवाइडिंग, विल तो हटा दो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस तो हटा ही दो। इज प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड कर रहा है, कोई मतलब नहीं निकल रहा, अभी भी कर रहा है क्या, वो एक फैक्ट बता रहा है कि भाई उस सेक्शन में वहां पे बहुत सारे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं। तो एक तरीके से सिंपल प्रेजेंट का यूज करो, सिंपल प्रेजेंट का फैक्ट बताने में सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, इसको भी हटाओ। अब प्रोवाइडेड पास्ट टेंस से कोई मतलब ही नहीं है,
प्रोवाइड्स, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट आसान था मेरे ख्याल से ये। द राइटिंग सेक्शन प्रोवाइड्स अबंडेंट प्रैक्टिस इन फंक्शनल मतलब जो हम रोज़मर्रा की राइटिंग करते हैं, जैसे ऐसे लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, जो डेली न्यूज़पेपर लिख रहे हैं मान लो, तो वो जो डेली की घटनाओं के बारे में हम इंग्लिश से लिखते हैं उतनी इंग्लिश आनी चाहिए हमको। तो ये तारा इन फंक्शनल एंड इमेजिनेटिव राइटिंग। और जो इमेजिनेटिव राइटिंग मतलब जो हम इमेजिन कर रहे हैं, जैसे स्टोरीज होती हैं, ठीक है, जो हम अपने दिमाग में क्रिएटिविटी ला रहे हैं, उसको लिखने के लिए जो क्या कहते हैं यूज़ करते हैं, उस राइटिंग के बारे में बात कर रहा है। विद नेसेसरी स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है हेल्प, टेम्परेरी हेल्प। स्कैफोल्डिंग पता है क्या होता है? जब घर बनता है ना, तो वहाँ पे नीचे देखो एक से क्या कहते हैं, बांस लगाते हैं वो लोग सपोर्ट देने के लिए, उसके बाद उसको हटा लेते हैं, तो इसको कहते हैं टेम्परेरी हेल्प। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब टेम्परेरी हेल्प देता है। तो कह रहा है कि विद नेसेसरी स्कैफोल्डिंग, जो हेल्प दी जाती है क्या करने में। अब देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, टू डैश लर्नर्स। जो टेम्परेरी हेल्प देते हैं क्या करते हैं लर्नर्स के लिए? टू हेल्प, टू असिस्टेड, टू डिस्करेज, टू फॉर्मुलेट। फॉर्मुलेट का मतलब होता है कोई चीज़ डिस्कवर करना, बनाना, नई चीज़ बनाना। तो ये तो सेंस नहीं आ रहा है, टू फॉर्मुलेट लर्नर्स नहीं। डिस्करेज, डीमोटिवेट क्यों करोगे भाई? तुमने ऐप में किसी को बुलाया है ग्रामर सीखने के लिए, डीमोटिवेट कर दोगे उसको? नहीं। असिस्टेड, अब ये बताओ असिस्टेड आएगा कि हेल्प आएगा? इन्फिनिटिव फ्रेज क्या होते हैं? देखो 2 + V1 होते हैं। 2 के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये असिस्ट का वर्ब सेकंड मान लो या वर्ब थर्ड मान लो। असिस्ट की क्या होती है? वर्ब सेकंड। असिस्टेड वर्ब थर्ड क्या होती है? असिस्टेड। तो दोनों सेम ही होती है, तो ये चलेगा नहीं। क्या आना चाहिए? टू हेल्प। मान लो ऑप्शन में एक और दिया होता टू असिस्ट और ये हेल्प ना दिया होता, तो ये भी सही होता है। असिस्ट का मतलब भी हेल्प करना ही होता है, ठीक है। तो टू हेल्प या फिर टू असिस्ट लर्नर्स। The listening and the speaking sections have activities embedded in meaningful context that will encourage। कह रहा है कि जो the listening and speaking section है, दो सेक्शन हो गए, इसीलिए यहाँ पे देखो प्लूरल वर्ब आई है। The listening and speaking section have activities, उसमें एक्टिविटीज़ ऐसी हैं embedded in meaningful context, मतलब उनके अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको मीनिंगफुल सेंटेंसेस देगी। मतलब आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो सेंटेंसेस यूज़ हो रहे हैं उनको यूज़ करने के लिए आपको ऐसी एक्टिविटीज़ मिलेगी उसके अंदर। दैट विल इंकरेज, जो आपको इंकरेज करेगी टू इंटरेक्ट कॉन्फिडेंटली इन इंग्लिश। इंटरेक्ट करने के लिए मतलब आप बात कर सकते हो कॉन्फिडेंटली इन इंग्लिश, ठीक है। क्या होना चाहिए? दैट विल इंकरेज पीपल, लीडर्स, लर्नर्स, टीचर्स। बहुत आसान है, टीचर्स के लिए तो होगा नहीं। पीपल, यहाँ लोगों की बात तो हो नहीं रही है। जो वो ऐप खरीदेंगे वो क्या होंगे? सीखने वाले होंगे, हटा दो। लीडर्स का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, हटा दो। तो यहाँ पे क्या होगा? लर्नर्स। समझ में आया? दैट विल इंकरेज लर्नर्स टू इंटरेक्ट कॉन्फिडेंटली इन इंग्लिश। इस क्लोज टेस्ट में आपने अगर 3 भी सॉल्व कर दिए ना, तो ये मैं मान जाऊंगा कि आप 95 परसेंटाइल से ऊपर है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन का बहुत अच्छा यूज हुआ है और अब तक मैंने जितने भी क्लोज टेस्ट करवाए ये उसमें से सबसे टफ है। तो चलिए देखते हैं फिर। एज अ रूल यू सी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम नॉट लग्ड इन टू फैमिली रोज। इसका मतलब हो गया कि मैं फैमिली के झगड़ों में नहीं पड़ता हूँ। ऑन द ओकेजन्स, कभी कभार, वेन आंट इज कॉलिंग आंट। अब देखो झगड़े की बात आई थी तो आंट इज कॉलिंग आंट का मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा होगा कि वो एक चीख रही होंगी एक दूसरे के ऊपर लड़ते हुए, ठीक है। लाइक मैस्टरडून्स। मैस्टरडून्स क्या हो गया? एक पुराने जो प्री हिस्टोरिक हाथी होते थे। ये देखो ये इमेज जो आ रही है इसमें देखो, ये जो हाथी दिख रहा है ये प्री हिस्टोरिक वाला हाथी है, अभी वाला नहीं। बहुत विशाल होते थे, बहुत विशाल होते थे। बेलोइंग, बेलोइंग मतलब गरजना। जैसे जो हाथी गरजते हैं तो वो बेलोइंग का मतलब होता है गरजना। डैश प्रीमेबल। प्रीमेबल मतलब होता है, प्रीमेबल का मतलब होता है प्री हिस्टोरिक, बहुत पुराने, बहुत पुराने। स्वैम्स, स्वैम्स मतलब दलदल, जो बहुत पुराने दलदली जंगल थे। अब यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है? मैस्टरडून्स बेलोइंग मतलब वो गरज रहे थे कहाँ पे? पिरामिवल स्वैम्स में, जो वो पुराने जंगल थे वहाँ पे। कहना वो ये चाह रहा है यहाँ पे, एक तरीके से इमेजिन कर रहा है कि जो आंट लड़ रही है ना वो मैस्टरडून ऐसे जैसे वो पुकारता था जंगलों में, वो गरजता था। इस तरीके से उनकी आवाज़ें जो आंटियाँ लड़नों की हैं वो लड़ रही हैं, जो उनकी गूंज रही है। अब यहाँ बताओ आएगा क्या? इनसाइड, अक्रॉस, इनटू, ऑन।
देखो ऑन का तो ये इमेज देखो यहाँ पे जैसे सेब रखा हुआ है, क्या कहते हैं, इस टेबल के ऊपर। ऑन का मतलब तो ये होता है जब सरफेस में कोई चीज़ रखी हो ऊपर, तो यहाँ तो वो मीनिंग नहीं आ रहा है, तो इसको हटाओ। अब इनटू देख लो, यानी इमेज देखो, ये जो इन और इनटू वाला है, इन में जो क्या कहते हैं बिल्ली अंदर बैठी हुई है, इसको बोलते हैं इन। अगर वो उछल के, यहाँ पे देखो सही से थोड़ा बना नहीं है, अगर वो उछल के अंदर जाएगी इस बॉक्स के अंदर तो वो हो जाएगा इनटू। वो एक्शन में है, एक्शन में अंदर जा रही है, तो यहाँ पर इनटू हो सकता है। अभी देखेंगे आगे। अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब तो होता है एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जाना, ठीक है। जैसे अगर हमारी नाव जा रही है एक साइड से दूसरी साइड की तरफ, जैसे इसमें इमेज में देखो, है ना, ये क्या है, नाव ये अक्रॉस जा रही है, अक्रॉस द रिवर, वन साइड से अदर साइड, तो यहाँ पे ये भी मतलब नहीं निकल रहा है। अब इनसाइड का क्या मतलब होता है कि जो चीज़ पहले ही अंदर हो। अब जैसे ये इमेज देखो, इसमें बिल्ली जो है ना इस बॉक्स के अंदर ही है, तो ये होता है ये पहले ही वहाँ पे छुपी हुई है इनसाइड द बॉक्स, है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, इनटू क्यों होगा। देखो इनटू हम तो यूज़ करते हैं, अभी हमने जो बिल्ली वाली इमेज देखी थी जिसमें वो कूद के जा रही थी, टूवर्ड्स जा रही थी ना, एक डायरेक्शन के साथ अंदर जा रही थी, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो जो जंगली हाथी थे वो पुकार रहे थे कि उनकी जो आवाज़ थी वो उस जंगलों के अंदर जा रही थी, गूंज रही थी जाकर, इसलिए यहाँ पे होगा इनटू। और समझने के लिए ये इमेज देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द एलिफेंट्स आर रोरिंग सो साउंड ट्रेवल्स इनटू द जंगल। देखो वो साउंड दिया हुआ है ना, हल्का सा ब्लैक कलर के साउंड बताया हुआ है कि उस जंगलों में साउंड जा रहे हैं। द एलिफेंट्स आर रोरिंग मतलब वो जो गरज रहे थे, सो जो उनकी आवाज़ थी, साउंड ट्रेवल्स इनटू द जंगल, जो आवाज़ थी उनकी जंगलों के अंदर जा रही थी, गूंज रही थी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आया इनटू। जो साउंड है वो हमेशा अंदर, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब उसका यही है। मान लो कि यहाँ पे अगर इन भी ऑप्शन में होता तो ये होता कि वो जो हाथी थे वो अंदर ही, मतलब उस जंगल के अंदर ही गरज रहे थे, तो ये कंफ्यूजिंग हो जाता, इसीलिए ऑप्शन में इन नहीं दिया गया, सिर्फ इनटू का यूज किया गया। बात समझ में आई। अंकल जेम्स लेटर अबाउट कजिन मेबल्स। अभी कोई कजिन होगा तो कह रहा है अंकल जेम्स का जो लेटर था किसके बारे में, कजिन के बारे में। देखो अबाउट का देखो किस तरीके से यूज होता है, के बारे में, कोई टॉपिक के बारे में अगर बात कर रहे हो तो प्रीपोजिशन में अबाउट का यूज होता है। अंकल जेम्स लेटर अबाउट कजिन मेबल्स पिक्यूलियर, पिक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज, बहुत बार पूछा गया एसएससी में, याद रखना इसके बारे में। स्ट्रेंज, पिक्यूलियर बिहेवियर इज बीइंग शॉट डैश द फैमिली सर्कल। क्या होगा बताओ। कह रहा है कि जो अंकल जेम्स का, एक तो पहले तो वो बात कर रहा था किस तरीके से आंटियां लड़ती हैं उन हाथियों के तरीके से, फिर कह रहा है कि अंकल जेम्स का एक लेटर आया किसके बारे में, कजिन मेबल्स पिक्यूलियर बिहेवियर, उसके स्ट्रेंज बिहेवियर के बारे में, जो कि पूरी फैमिली में क्या हो रहा है। सोचो पूरी फैमिली में क्या हो रहा है उस लेटर के बारे में। राउंड, फॉर, एट, अबाउट, क्या होगा। इससे पहले क्या करते हैं हम लोग कि ये प्रीपोजिशन सारी देख लेते हैं, ठीक है, तो शायद ज़्यादा समझ में आए। अब राउंड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ अराउंड है, सर्कुलेट कर रही है, ठीक है, आप समझ लेना। फॉर कब यूज़ करेंगे, बेनिफिट, पर्पस, ड्यूरेशन, डेस्टिनेशन के लिए। जैसे ही बॉट अ टॉय फॉर हिज लिटिल सिस्टर, उसने एक खिलौना खरीदा था अपनी बहन के लिए, तो यहाँ पे ये क्या है, बेनिफिट हो रहा है ना इसकी सिस्टर को, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेनिफिट वाला सेंटेंस है इसलिए फॉर यूज हुआ। आई ज्वाइन द जिम फॉर फिटनेस, अब ये तुम्हारा कोई पर्पज है ना कि तुमने जिम किस लिए ज्वाइन किया है, फिट रहने के लिए, तो ये पर्पज हो गया, तो यहाँ पे फॉर यूज होगा। वी वेटेड फॉर 30 मिनट्स, ये किसके लिए, ड्यूरेशन के लिए, तो ड्यूरेशन के लिए भी फॉर यूज होता है, वी वेटेड फॉर 30 मिनट्स। रवि टुक हिज बैग एंड लेफ्ट फॉर स्कूल, यहाँ पे बात आती है डेस्टिनेशन की। रवि ने अपना बैग उठाया और स्कूल के लिए निकल गया, तो वो स्कूल के लिए जो निकल गया वो था डेस्टिनेशन, इसीलिए यहाँ पे फॉर का यूज हुआ है। अब बात आती है एट कैसे यूज करते हैं। जब हम किसी एग्जैक्ट जगह, टाइम या पॉइंट की बात करते हैं तो एट का यूज करते हैं। देखो जैसे रवि इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, एक पर्टिकुलर बस स्टॉप में वो वेट कर रहा था, इसलिए एट द बस स्टॉप। द क्लास स्टार्ट्स एट 10 o'clock, अभी देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए एट 10 o'clock जो क्लास है वो 10 बजे स्टार्ट होगी। वी मेट एट द वेडिंग, अब यहाँ पे पॉइंट हो गया कि कहाँ मिले थे, हम शादी में मिले थे, तो वी मेट एट द वेडिंग, ठीक है। अब अबाउट का देख लो, जब किसी के बारे में बात की जा रही हो, ठीक है, या फिर किसी चीज़ के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में, जैसे शी इज टॉकिंग अबाउट द मूवी, वो मूवी के बारे में बात कर रही थी, ठीक है, बारे में। आई एम वरीड अबाउट द एग्जाम, मैं एग्जाम को लेकर मैं एग्जाम को लेकर क्या कहते हैं, वरीड हूँ, चिंतित हूँ, तो ये क्या हो गया। इस तरीके से जब आप बात करते हो तो अबाउट का यूज़ करते हो। ऑफ पोजीशन दिखाने के लिए होता है,
टूवर्ड्स डायरेक्शन दिखाने के लिए, जब आप डायरेक्शन में बढ़ रहे होते हो ना, टूवर्ड्स द स्टेशन, टूवर्ड्स द मार्केट, इस तरीके से हम जब आएगा तो उसको और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए, राउंड, फॉर, एट, अबाउट। अबाउट इज बीइंग शॉर्ट अबाउट द फैमिली, फैमिली के बारे में बात हो रही है, नहीं, एट द फैमिली, पर्टिकुलर पॉइंट में, इस तरीके तो यूज देखा नहीं, हटाओ इसको। फॉर द फैमिली, बेनिफिट है क्या, कोई पर्पज है क्या, कोई ड्यूरेशन है, नहीं, हटाओ इसको। राउंड द, सर्कुलेट कर रही है फैमिली में, वो जो लेटर है वो सर्कुलेट कर रहा, तो यहां पे क्या होगा, इज बीइंग शॉर्ट राउंड द फैमिली सर्कल। प्लीज रीड दिस केयरफुली एंड सेड इन टू जेन, जो उस लेटर में लिखा था। द क्लैन हैज अ टेंडेंसी, अब क्लैन क्या हो गया, मतलब एक तरीके से फैमिली मेंबर्स हो गए। द क्लैन हैज अ टेंडेंसी डैश इग्नोर मी, ये तो बहुत आसान है, बता दो क्या होगा, क्या हुआ होगा, ऑफ इग्नोर मी, टूवर्ड्स, फॉर नहीं, टू, यहाँ पे इन्फिनिटिव फ्रेज है, टेंडेंसी के लिए लगा हुआ है, एज ए एडजेक्टिव दिखा रहा है। द क्लैन हैज अ टेंडेंसी, उनके अंदर एक टेंडेंसी है क्या करने की, मुझे इग्नोर करने की, ठीक है, तो टू इग्नोर मी। इट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस आई गेट फ्रॉम, बताना है कि इस क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में कितने सही हुए, क्लोज टेस्ट वाले में कितने सही किए एग्जैक्टली, बिना तुक्के के, विद रीजनिंग। इट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस आई गेट फ्रॉम डैश अ बैचलर एंड अकॉर्डिंग टू माई नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, यहीं तक रखते हैं अभी। कह रहा है ये मेरा एडवांटेज है, क्या, आई गेट फ्रॉम, जो कि उसको किस चीज से मिल रहा है एडवांटेज, बैचलर होने का एडवांटेज मिल रहा है। आई गेट फ्रॉम नॉट बीइंग, रिमूविंग बीइंग, बिकमिंग, साफ साफ समझ में आ रहा है बीइंग होगा, मगर ये बताओ होगा क्यों, आज इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा, मुझे पता है आसान है, क्योंकि हम लोगों ने कभी ऐसा पढ़ा नहीं होता है। इट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस आई गेट फ्रॉम बीइंग अ बैचलर, बैचलर होने का एडवांटेज, ठीक है। अब देखो कैसे यूज होता है ये, बी प्लस आई एन जी, ये क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। बीइंग प्लस नाउन जब भी दोगे तो इसका मतलब आएगा होना, क्या आता है, होना आता है। जैसे ही इज प्राउड ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट मैन, उसको अपने ईमानदार होने में प्राउड है, होने में, उसको अपने ईमानदार होने में प्राउड है, बात समझ में आ गई। इसलिए यहां पे क्या होगा, बीइंग होगा, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, इट वन ऑफ द एडवांटेज आई गेट फ्रॉम बीइंग अ बैचलर एंड अकॉर्डिंग टू माई नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, और कह रहे हैं कि उनके हिसाब से जो मेरे बहुत ही पास हैं, बहुत ही प्यारे हैं, प्रैक्टिकली अ हाफ विटेड, हाफ विटेड का मतलब फुलिश, ठीक है। अगर आपको बोल दिया जाए क्विक विटेड, ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूं क्विक विटेड, तो याद रखना इसका मतलब होता है इंटेलिजेंट, ठीक है। तो अगर हाफ विटेड का मतलब होता है पागल और क्विक विटेड का मतलब होता है इंटेलिजेंट, तो हाफ विटेड बैचलर यहां पे क्या होगा, इन दैट, फॉर दैट, ऑन दैट, एट दैट। देखो ये एट दैट होता है, ये एक होता है फ्रेज, ठीक है। इसके बारे में मतलब थोड़ा सा याद ही रखना पड़ेगा। इसका मतलब होता है ऊपर से वो मुझे पागल ही बुलाते थे, ठीक है। कह रहा था एक तो एडवांटेज ये है कि मैं बैचलर हूं, और साथ ही साथ जो मेरे पास के मुझे जो नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं वो मुझे पागल, ऊपर से पागल ही बुलाते थे, ठीक है। तो वो कह रहा है एट दैट, इसका ये फ्रेज ही यही होता है, इसका मतलब ही यही होता है कि एक तो वो, एक तो और, मतलब कोई चीज़ है तो उससे ज़्यादा और, ठीक है। तो इसको थोड़ा दिमाग में रखना होगा। ये मैं मान सकता हूँ कि इतना जल्दी सही होने वाला नहीं था, मगर अगर किया है तो वेल डन। दिल एट एंड एट, दिल खाता ही गया, खाता ही गया, खाता ही गया, खाता ही गया, ठीक है। ही हैडंट ईटन, नहीं उसने नहीं खाया है, लास्ट नाइट, पिछली रात से, क्या होगा यहां पर, बिकॉज, सिंस, अबाउट, फॉर, बिकॉज क्योंकि लास्ट नाइट, नहीं, सिंस हो सकता है, अबाउट, अबाउट देख चुके नहीं होगा, फॉर इस चीज के लिए नहीं होता, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम। अब सिंस और फॉर का देख लो, यहां पे क्या होगा, सिंस लास्ट नाइट। सिंस और फॉर रिवाइज करा देता हूं। सिंस कहां के लिए यूज होता है, स्पेसिफिक पॉइंट के लिए, चाहे टाइम या कोई इवेंट के लिए, टाइम, पॉइंट टाइम जो पीछे दिया हो, एग्जैक्ट टाइम या डेट, जैसे सिंस 6 AM, सिंस मंडे, सिंस 2024, एक पॉइंट ऑफ टाइम से, पीछे से, कहीं एक पॉइंट से। पास्ट इवेंट की बात होगी, जैसे सिंस मैरिज, सिंस चाइल्डहुड, सिंस ही लेफ्ट, सिंस आई मेट यू, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है वहां पे यूज होता है सिंस। और फॉर किसके लिए यूज होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। फॉर 5 मिनट्स, फॉर 2 ईयर्स, 5 मिनट से, 2 साल से, फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी समय से। अब ये 2 सेंटेंस देखो, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा हूं, मैं सुबह से काम कर रहा हूं एक पॉइंट ऑफ टाइम से,
क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ही हैज बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स, वो यहाँ पे 10 साल से रह रहा है, ये पूरा ड्यूरेशन दिखा रहा है 10 साल के लिए, पूरा जितना वो 10 साल, एक साल पूरा ड्यूरेशन दिखाया जा रहा है। सिंस तब यूज करते हैं जब हमें पॉइंट चाहिए, बस मान लो 2 बजे से 3 बजे से वो लड़का खेल रहा है, ठीक है। अगर ऐसे बोलोगे वो 5 घंटे से खेला जा रहा है, तो वो 5 घंटे ड्यूरेशन हो गए। जब तुमने बोला 3 बजे से, तो 3 बजे एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। पॉइंट ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है किसी की शादी हो सकती है, कहीं पे तुम डिनर गए थे वो भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है कंडीशन में कि कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो यहां ऐसे यूज होगा सिंस और होगा फॉर। तो यहां पे क्या था, सिंस था, ठीक है। ही यूज्ड ऑल हिज मनी, उसने अपने सारे पैसे यूज कर लिए थे, किसके लिए, फॉर अ टिकट, फिर डैश द ट्रेन एज ही हैड डन मैनी टाइम्स। क्या होगा बताओ, क्लाइम्ड, रन, बोर्डेड, वॉकड। उसने अपनी सारी टिकट सारे पैसे यूज कर लिए थे टिकट के लिए, और फिर वो उसमें उस ट्रेन में चढ़ गया। चढ़ने के लिए क्या बोलेंगे, क्लाइम्ड, रन, या फिर वॉकड, बोर्डेड। बोर्डेड हमेशा ही यूज होता है, हमेशा ट्रेन या किसी व्हीकल में चढ़ने के लिए क्या होता है, बोर्डेड यूज होता है। तो यहां पे क्या होगा, बोर्डेड होगा। क्लाइम्ड भी नहीं होगा, वॉक भी नहीं होगा, रैन भी नहीं होगा, बहुत सिंपल था, सबको आता होगा शायद। कूली, कूली मतलब ठंडे दिमाग से, कूली चैटेड विद द कंडक्टर, फिर उसने कंडक्टर से बात करी। टू डैश दिल वॉज अ फैमिलियर साइट। अच्छा, अब देखो ऑप्शन देखो, हु, हुज, हुएवर, हुम, क्या आएगा, टू हु दिल वॉज अ फैमिलियर साइट, जिसके लिए मतलब जो दिल था, जो बच्चा था, कंडक्टर के लिए वो फैमिलियर साइट था, हमेशा उसको देखते ही रहता था। तो क्या होगा बताओ। इससे पहले हम हु, हुज और हुएवर, हुम का क्या कहते हैं देख लेते हैं कि क्या है आखिरकार ये सब। हु और हुम का यूज, हु एज अ सब्जेक्ट यूज होगा, हमेशा एक्शन करेगा। हुम एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा, हमेशा एक्शन को रिसीव करेगा। देखो जब भी तुम ही और शी, हु की जगह ला सकते हो, या हु ही शी की जगह ला सकते हो, तो याद रखना वहां पे हु यूज होगा। ही शी क्या है, सब्जेक्ट है जो कि हमेशा एक्शन करेंगे। हुम अगर हिम और हर को रिप्लेस कर दे, या हिम और हर हुम को रिप्लेस कर दे, तो समझ जाओ कि हुम आएगा। वहां पे ऑब्जेक्ट है जो कि वर्ब के एक्शन को रिसीव करेगा। अब इसको देखो, अब ये बताना यहां पर, द टीचर प्रेज द बॉय हु या फिर हुम आंसर्ड करेक्टली, क्या आएगा यहां पर, हु आएगा, ठीक है। हु आंसर्ड करेक्टली, वो जो बॉय था उसने आंसर करेक्टली बताए थे, तो वो एक्शन कर रहा है ना, इसलिए यहां पे क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो को पॉज करके आप पहले सॉल्व करोगे। सेकेंड सेंटेंस सॉल्व करो। द बॉय हु और हुम द टीचर प्रेज्ड वॉज वेरी हम्बल, जिस बॉय को टीचर ने मतलब इसकी प्रशंसा की थी वो काफी हम्बल था। तो क्या करोगे बताओ, द बॉय हु द टीचर प्रेज्ड या हुम द टीचर प्रेज्ड। यहां पे क्या है, रिसीव कर रहा है ना, जो टीचर का प्रेज्ड है, द टीचर प्रेज्ड हिम आ रहा है, द टीचर प्रेज्ड हिम, तो यहां पे क्या आएगा, हुम आएगा। बात समझ में आई। वैसे ही हुज और हुम एवर देख लो, हुज जो होता है वो ओनरशिप दिखाने के लिए होता है। द बॉय हुज बैग वॉज स्टोलन इज क्राइंग, बच्चा जिसका बैग चोरी हो गया था वो रो रहा है। अब देखो यहां पे मैंने कॉमा नहीं लगाया, ये एज एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है, रिलेटिव क्लॉज है, स्टार्ट हो रहा है बॉय के बता रहा है, द बॉय हुज बैग वॉज स्टोलन, जिसका बैग स्टोलन हो गया था, चोरी हो गया था। हुम एवर ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है, हुज जो है वो सिर्फ ओनरशिप दिखाता है, मगर हुम एवर जो होता है वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है, जिसे भी, जो भी मीनिंग आता है इसमें। यू कैन इन्वाइट हुम एवर यू वॉन्ट, तुम बुला सकते हो जिसको भी तुम चाहो, जिसे भी तुम चाहो। गिव द जॉब टू हुम एवर यू वॉन्ट, हुम एवर यू ट्रस्ट ना, तो ये क्या होगा कि जिसमें भी तुम ट्रस्ट करते हो उसको जॉब दे दो। तो इस तरीके से जिसमें भी, जो भी, जिसे भी, इस तरीके से अगर सेंटेंस में सेंस आता है तो हम क्या यूज करते हैं, हुम एवर का यूज करते हैं, ठीक है। अब बताओ यहां पे क्या होगा फिर, कूली चैटेड विद द कंडक्टर टू डैश दिल वॉज अ फैमिलियर साइट। टू हुम क्या आएगा, टू हुम, क्यों, क्योंकि टू के बाद हमेशा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहां पे क्या होगा, टू हुम, जिसके लिए, देखो कंडक्टर के ऊपर आ रहा है, जिसके लिए दिल था वो फैमिलियर साइट था, जाना पहचाना चेहरा था। अब यहां से देखो, बट ही हैड नॉट द नर्व टू इन्वोक, कह रहा है कि उस लड़के के पास, किसके पास, दिल के पास, वो मतलब उतनी हिम्मत नहीं थी टू इन्वोक द रूल, वो बता सके जो रूल है
ऑन स्मॉल चिल्ड्रन, किसके ऊपर, जो छोटे बच्चों के ऊपर, ट्रेवलिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, जो काफी दूर जा रहे हैं। इफ यू हैव लॉस्ट, अब वो रूल के बारे में बता रहे हैं, रूल क्या है, इफ यू हैव लॉस्ट योर मनी, अगर तुम अपना पैसा खो देते हो, द कंडक्टर, जो कंडक्टर है, विल डैश यू एनफ फॉर डिनर, क्या होगा आप सोच लो, एंड योर फादर विल डैश हिम बैक एट द एंड ऑफ द लाइन। क्या कहना चाह रहा है बताओ ये रूल। द कंडक्टर, इसका मतलब वो हेल्प करेगा। अगर वो छोटा बच्चा, रूल क्या कह रहा होगा, अगर वो छोटा बच्चा जो है कि ट्रेवल कर रहा है, तो अगर उसके बाद पूरा पैसा उसका खर्च हो जाता है तो क्या करेगा कंडक्टर, भाई हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, खाना देके, पीना देके, या फिर उसको अपने साथ रखकर कुछ देर के लिए, जब तक उसके घर वाले नहीं आ जाते। तो यहां पे बोरो करेगा वो कंडक्टर, क्या कहते हैं, बोरो करेगा बच्चे से, उधार लेगा नहीं, टेक कुछ भी लेगा नहीं, लेंट या फिर लेंड, अब क्या आएगा, मतलब देगा, पैसा देगा कुछ। यहां पे लेंट आएगा कि लैंड आएगा बताओ, मतलब लेंट का मतलब पैसा देना, किसी को पैसा देना टेम्परेरी, फिर बाद में वापस दे देगा वो, उधार देना। तो यहां पे क्या करेगा वो, देखो विल क्या है, यहां पे मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद क्या आती है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो यहां पे लेंट नहीं लैंड आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, कंडक्टर विल लैंड यू एनफ फॉर डिनर, मतलब वो तुमको इतना पैसा दे देगा कि एनफ फॉर डिनर के लिए, एंड योर फादर विल डैश हिम बैक एट द एंड ऑफ द लाइन। अब क्या करेंगे फादर, जब लास्ट में एट द एंड ऑफ द लाइन क्या करेंगे, पे करेंगे, टेक करेंगे, लैंड करेंगे, चार्ज करेंगे। भाई चार्ज तो करेंगे नहीं, लैंड, अब उसको क्यों उधार देंगे, नहीं, पे उनको वापस करना है, जो लिया है वो वापस करना है, टेक फिर ले लेंगे नहीं। तो यहां पे क्या होगा, पे होगा, पे विल पे हिम बैक एट द एंड ऑफ द लाइन, जो कि आसान था। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा। मुझे ख्याल से जो सेकंड वाला क्लोज था वो काफी टफ था, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कितने सही हुए थे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू सो मच।